नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सौरभ प्रियदर्शी में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को डार्विनवाद के बारे में डिटेल में बताऊंगा। इसके पहले मैंने आपको लैमार्कवाद के बारे में बता दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से भी आप जा कर के दे सकते हैं। दोस्तों, मैं जैव विकास के बारे में आप लोगों को बता रहा था। उसमें मैंने आपको लैमार्कवाद के बारे में बताया था, जिसमें लैमार्कवाद में आप लोगों को बताया गया था कि जो जीव जिस अंग का जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं, वो अंग उतना ही ज़्यादा विकसित होता है। ये तो लैमार्कवाद ने कहा था। अब जरा देख लेते हैं डार्विनवाद के बारे में। ब्रिटेन के प्रसिद्ध प्रकृतिवादी वैज्ञानिक चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन 1809 से 82 तक लैमार्क के बाद विकास के संबंध में प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था, जिसे हम डार्विनवाद के नाम से जानते हैं। लैमार्क के बाद डार्विन जी ने एक नया सिद्धांत दिया था, जिसको हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, और इसे अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसको डार्विनवाद कहते हैं। सन 1831 में डार्विन ने बीगल नामक जहाज से लगभग 5 वर्ष तक संसार की यात्रा की। 5 वर्षों तक इन्होंने पूरे संसार की यात्रा की, और उन्होंने विभिन्न देशों और द्वीपों में जा कर के जीव जंतुओं का अध्ययन किया। जीव जंतुओं का रहन सहन का अध्ययन किया, उनको पर प्राकृतिक वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, वो वातावरण में अपने आप को कैसे ढाल करके रखते हैं, इन सभी का अध्ययन डार्विन ने किया था। आगे देख लेते हैं। लगभग 20 वर्षों के अध्ययन के पश्चात सन 1859 में विकास के संबंध में अपने सिद्धांतों को प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन नामक पुस्तक में प्रकाशित किया। एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि डार्विनवाद की पुस्तक का क्या नाम था, तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। इसमें इन्होंने 20 वर्षों तक जो जीव जंतुओं के ऊपर अध्ययन किया था, उन सभी का इस बुक में डिटेल में अध्ययन करके लिखा हुआ है। डार्विन के इस सिद्धांत का प्राकृतिक वर्ण या डार्विनवाद कहते हैं। डार्विनवाद ने जो सिद्धांत दिया था, इस सिद्धांत को थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या डार्विनिज्म भी कहा जाता है। आगे देख लेते। डार्विन के सिद्धांत के बारे में देख लिया जाए। पहला इन्होंने दिया था जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। प्रत्येक जीवधारी में प्रजनन द्वारा संतानोत्पत्ति की अपार क्षमता होती है। निम्न श्रेणी के जंतु में प्रजनन क्षमता सबसे अधिक होती है। एक समुद्री सीप प्रतिवर्ष 6 करोड़ अंडे देती है। मादा स्कैरिस अपने जीवन काल में 2 करोड़ 70 लाख अंडे देती है। कहने का मतलब ये है, डार्विनवाद ने अपने पहले पॉइंट में ये बताया है कि जीवों में संतानोत्पत्ति की क्षमता सबसे ज़्यादा होती हुई ज़्यादा से ज़्यादा संतान उत्पन्न करने की क्षमता अपने अंदर रखते हैं। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि समुद्री सीप प्रतिवर्ष 6 करोड़ अंडे देती है, और स्कैरिस भी 2 करोड़ 70 लाख अंडे देती है। आगे देख लेते हैं। जीवन संघर्ष दूसरा इन्होंने बताया था। जीवन संघर्ष के बारे में, जंतुओं को पैदा होते ही जल, प्रकाश, भोजन और सुरक्षित स्थान की आवश्यकता होती है। अतः जब अधिक संख्या में जंतु पैदा हो जाते हैं तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कोई भी जीव जब पैदा होता है इन्वायरमेंट में, तो उसे 3 चीज़ों से लड़ना पड़ता है। एक जल, प्रकाश, भोजन, सुरक्षित स्थान के लिए। 4 चीज़ों के लिए लड़ना होता है। सॉरी, 3 चीज़ें कह दिया। 4 चीज़ों के लिए लड़ना होता है। जो जीव जंतु इन चारों चीज़ों में सफल हो जाते हैं, वो जीवित रह जाते हैं, और जिन जीव जंतुओं को इन सब चीज़ों से अभाव हो जाता है, नहीं मिल पाता है, वो पृथ्वी पर नष्ट हो जाते हैं। अब ये संघर्ष देखिए 3 तरीके होता है। पहला होता है सजातीय संघर्ष, जो एक ही जाति समूह के बीच में जो संघर्ष होता है उसे सजातीय कहते हैं। अंतर जाति का मतलब होता है विभिन्न जातियों के मध्य में जब जल, प्रकाश, भोजन, सुरक्षित स्थान को लेकर के संघर्ष होता है, उसे अंतर जाति कहते हैं। तीसरा होता है वातावरणीय संघर्ष। वातावरणीय संघर्ष का मतलब हो गया, जैसे कोई प्राकृतिक आपदा हो गई, बाढ़ आ गई, भूस्खलन हो गया या सूखा पड़ गया, उसके कारण जो जीवन में संघर्ष आता है जीवों के, तो उसको बोलते हैं वातावरणीय संघर्ष। आगे देख लेते हैं। अगला है योग्यतम की उत्तरजीविता। योग्यतम की उत्तरजीविता का मतलब ये होता है, जीवन संघर्ष में वही जीव सफल होते हैं जो अपने आप को वातावरण में नियंत्रण होते रहने वाले परिवर्तनों के अनुसार
बदलते रहते हो। जो जीव ऐसा नहीं कर पाते वो शीघ्र समाप्त हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि वही जीव इस वातावरण में जीवित रह सकता है जो वातावरण में होने वाले परिवर्तन के अनुसार अपने शरीर को चेंज कर ले या अपने अंदर बदलाव ला ले। वही जीव जीवित रह सकता है। जो जीव ऐसा नहीं कर पाते हैं वो शीघ्र ही जल्द ही समाप्त हो जाते हैं। चौथा है विभिन्नताएं, वेरिएशन। सभी जीवों में कुछ न कुछ विभिन्नताएं होती हैं। एक ही माता पिता की संतानें एक समान नहीं होती। इसी प्रकार प्रकृति में अन्य जातियों के जीव में भी भिन्नताएं मिलती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी जीव जंतु इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं वो अपने माता पिता से जो भी उत्पन्न होते हैं उनमें कुछ न कुछ डिफरेंस पाया जाता है, कुछ न कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं जो आने वाली पीढ़ियों में हस्तांतरित होती रहती हैं। अगला है वातावरण से अनुकूलन। जो प्राणी अपने आप को प्राकृतिक में अनुकूल बना लेते हैं या जीवन संघर्ष में केवल वही जीवित रह पाते हैं, ऐसा नहीं कर पाने से समाप्त हो जाते हैं। कहने का मतलब यही है पिछले पॉइंट के हिसाब से ही, वातावरण के अनुसार जो अपने आप को ढाल लिया वो जीवित रह गया, जो नहीं ढाल पाए वो नष्ट हो गया। छठवां है नई जातियों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। जीवधारियों में उत्पन्न विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होती रहती हैं। कुछ पीढ़ियों के बाद ये विभिन्नताएं एकत्रित होकर नई प्रजाति का विकास करती हैं। नई पीढ़ी के समय पुरानी पीढ़ी के सदस्यों में बिल्कुल भिन्नता होती है। यानी नई पीढ़ी के जो सदस्य होते हैं वो पुरानी पीढ़ी से थोड़े से अलग होते हैं, उनमें कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ये तो हो गया था डार्विनवाद के सिद्धांत के बारे में। अब डार्विनवाद ने जब सिद्धांत दिया तो इसके कुछ वैज्ञानिकों ने आलोचना भी की थी। आइए देख लेते हैं डार्विनवाद की क्या क्या आलोचना थी। क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विनिज्म। पहला है क्रिटिसिज्म इनका, डार्विन ने दैहिक और जनन कोशिकाओं की विभिन्नताओं में कोई अंतर नहीं बताया था। इनके अनुसार दोनों प्रकार की विभिन्नताएं समान रूप से वंशागत होती है। इन्होंने ये नहीं बताया था कि जो दैहिक होती हैं और जो जनन कोशिकाएं होती है, यानी जो हमारी सोमैटिक सेल होती है और जो सोमैटिक सेल और रिप्रोडक्टिव सेल में जो विभिन्नताएं होती हैं उनमें कोई अंतर इन्होंने नहीं बताया था। और ये विभिन्नताएं हर वंशागत में समान होती हैं, इसके बारे में भी डिटेल में नहीं बताया था। इनके अनुसार ये कहना था कि विभिन्नताएं समान रूप से वंशागत होती रहती हैं। दूसरा, इन्होंने डार्विनवाद ने म्यूटेशन के बारे में कहीं चर्चा नहीं की। किसी भी पीढ़ी में जीन के परिवर्तन के कारण अचानक होने वाले परिवर्तन पर कोई प्रकाश नहीं डाला। इन्होंने म्यूटेशन के बारे में कोई चर्चाएं नहीं की। अगला है डार्विन योग्यतम की उत्तरजीविता सर्वाइवल ऑफ द फिटिस्ट के कारण के तो वो स्पष्ट कर दिया, किंतु योग्यतम की उत्तरजीविता ओरिजिन ऑफ फिटिस्ट को स्पष्ट नहीं किया। कहने का मतलब ये योग्यतम की उत्तरजीविता को तो बारे में बता दिया कि जो सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन योग्यतम की उत्पत्ति ओरिजिन कितनी ज़्यादा उत्पत्ति हो सकती है उसके बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बताया था। चौथा है डार्विनवाद यह बताने में भी असमर्थ है कि संकर जाति में सम्मिश्रण होने पर भी पितृ पीढ़ी के गुणों का प्रभाव कम क्यों नहीं हो पाता है। पांचवा है डार्विन ने प्राकृतिक वर्णवाद में यह कहा कि छोटी छोटी विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थापित होकर प्रबल होती हैं, परंतु यह स्पष्ट नहीं किया कि किस इस क्रिया में आवश्यकता से अधिक विशिष्टताएं भी आ सकती हैं जिनके कारण जीवों को लाभ के बदले हानि भी हो सकती है, जैसे हिरणों के लंबे सींग। आखिरी छठवां है इनका, डार्विनवाद संयोजक जंतु है, यानी कनेक्टिंग एनिमल्स की विलुप्तता के बारे में भी कोई व्याख्या नहीं की है। सतवां है डार्विन ने अवशेषीय अंगों की उपस्थिति पर कोई प्रकाश नहीं डाला, जबकि इन अंगों का विकास प्रक्रिया में विशेष महत्व रखता है। तो ये 7 पॉइंट थे डार्विनवाद की आलोचना के, जिस पर डार्विन जी ने प्रकाश नहीं डाला था। तो ये तो हो गया पूरा डार्विनवाद के बारे में। अगला वीडियो में बनाऊंगा आपको लैमार्कवाद और डार्विनवाद में क्या क्या मेन डिफरेंसेस हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।